हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम एनटीए पीएचडी टेस्ट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जेएनयू में 2020 में पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस करा आपके साथ हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में। तो डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस उनके ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बता रखा है आज के इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखना है सारे क्वेश्चंस को आपको। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी देते हैं हमारे कोर्स में, जो कि एनटीए अपने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में या फिर एनटीए कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है तो उसमें एनटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पूछता है आपको। तो 10 to 15 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। तो अच्छे तरीके से सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीए अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 26 to 31 of अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवा रहा है, जिसमें कि आपका जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसीलिए हम आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं कंप्यूटर बेस्ड के तरह ही। यानी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सारी चीजों को आपको हैंडल करना है, कौन से एरर्स आ सकते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, इसको किस तरीके से ओवरकम करना है। मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज होती है, नोट्स काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में होते हैं। आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है वो हमारे नोट्स में कवर है, हमारे टीचर्स का एक्सपीरियंस। और इस 1 मंथ में आपको किस तरीके से एनटीए के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, उन सारी चीजों की स्ट्रेटेजी हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं विद 100% पासिंग गारंटी। यानी आपकी पासिंग गारंटी हम लेते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहती है कि आपको किस तरीके से हमें प्रिपेयर करवाना है। तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रखते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको जल्दी से बता दूं, जो कि आपका पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपका वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर्ड होगा, जिसमें थ्योरी लेक्चर्स एमसीक्यूज लेक्चर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको लेक्चर सीरीज देखने मिलता है। मॉक टेस्ट में आपके हम प्रैक्टिस करवाते हैं। एज ऑल नो कि आपका जो एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसीलिए मॉक टेस्ट भी हम आपको कंप्यूटर बेस्ड करवाते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और एज वेल एज अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो टेस्ट, तो आपको किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस आ सकती है, उससे किस तरीके से ओवरकम करना है, वो सारी चीजें मॉक टेस्ट से आपकी कवर हो जाती है। देन इसके बाद नोट्स काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है। उसी तरीके से अगर आप इंटरनेट से नोट्स पढ़ते हो तो डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस को और सारी चीजें समझने में काफी टाइम लगता है, इंग्लिश डिफिकल्ट यूज करी जाती है। तो हमारे सिंपलेस्ट लैंग्वेज और टीचर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी हमारे नोट्स में, जिससे कि हमने पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। एंड उसी के साथ साथ रिविजन पीडीएफ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सारा चीजें अगेन हमारे कंटेंट से आपको 50 में से एटलीस्ट 40 to 45 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, ये हम गारंटी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसके लिए अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। तो जल्द से जल्द आपको लेना है। आपको जैसे कि सभी को पता है एग्जाम डेट आ चुकी है, जो कि है 26 to 31 of अक्टूबर। तो बहुत कम टाइम है, 1 मंथ ही है। अगर आप इतना भी 1 मंथ में अगर आप स्टडी करते हो, इजीली आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एनटीए का क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। First question, the data taken from the publication agricultural situation in India will be considered as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक डेटा लिया गया एक पब्लिकेशन से जो क्या था एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया, देन उस डेटा को आप कौन सा डेटा कहोगे। तो इस क्वेश्चन में जो डेटा लिया गया है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है डेटा, ऐसा डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और आप उसको यूज कर रहे हो,
सो वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा। सो रिमेम्बर, रिसर्च में जो डेटा होता है, डेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा एंड नेक्स्ट होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। अब रिसर्चर खुद कैसे डेटा जनरेट करेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू क्वेश्चनर्स, ये सारे मेथड्स यूज कर खुद डेटा को जनरेट करेंगे। सो वो आपका प्राइमरी डेटा में आएगा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा डेटा जो किसी पब्लिकेशन से, किसी आर्टिकल से, किसी जर्नल से लिया गया हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सो यहाँ पर एक डेटा लिया गया एक पब्लिकेशन से जो कि था एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया। सो ये डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है और पब्लिकेशन से लिया गया है। सो ये आपका आएगा सेकेंडरी डेटा के अंदर। सो रिमेम्बर, हम एक बार फिर से देख लेते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यू, क्वेश्चनर के थ्रू खुद डेटा को जनरेट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। जैसे आपने किसी डेटा को किसी पब्लिकेशन से लिया है, किसी आर्टिकल से, जर्नल से, इंटरनेट के थ्रू जो डेटा लिया है, वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आएगा। So for this question, option B here is the right answer, secondary data. Next question. A construct is a combination of. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंस्ट्रक्ट किस ऑप्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। आपका जो कंस्ट्रक्ट होता है ये कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अब कंस्ट्रक्ट और कॉम्बिनेशन क्या होता है हम देखते हैं। तो कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्ट एक ब्रॉड टॉपिक होता है फॉर अ स्टडी, और कंस्ट्रक्ट जो होता है आपका, ये आपके थ्योरेटिकल टर्म में मीनिंग बताता है, जिसको आप डायरेक्टली मेजर और ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे किसी का IQ लेवल, किसी का इंटेलिजेंस लेवल, किसी की लाइफ का सेटिस्फेक्शन लेवल, कि आप लाइफ में कितने सेटिस्फाइड, अपनी लाइफ से आप कितने सेटिस्फाइड हो, ओके। और किसी के कम्युनिकेशन स्किल, वो कैसे लोगों से कम्युनिकेट करता है। तो ये सारा आपका कंस्ट्रक्ट में आ जाएंगे, जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, आप इसको इनडायरेक्टली मेजर करोगे। जैसे किसी का वेट है, आप उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, लेकिन किसी की कम्युनिकेशन स्किल है, आप उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। देन कंस्ट्रक्ट होता है जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। वेयरएज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो आइडियाज बताए, आइडियाज से रिलेटेड हो, जो किसी के कैरेक्टरिस्टिक, किसी के फीचर्स से रिलेटेड हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट का एग्जांपल दिया था कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट में कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए कम्युनिकेशन के? क्या आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका स्पेलिंग, आपकी वोकैबुलरी, आपका प्रोनाउंसिएशन, आप कैसे चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हो while talking to someone, ओके। आप ग्रुप में बैठे हो, किसी के साथ ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कैसे चॉइस, आपके वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है। सो ये आपके फीचर्स है। सो ये आपके कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये सारी चीजों को मिलाकर आपका कम्युनिकेशन स्किल बनता है, ये आपका कंस्ट्रक्ट में आ जाएगा। सो कंस्ट्रक्ट जो होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? जो हर बार वेरी करते हैं। सो कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। तो हाइपोथेसिस ये आपका कंस्ट्रक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी कंट्रोल फैक्टर्स। कंट्रोल फैक्टर्स ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है, जिसमें आप वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होगा। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अ कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, detailed and unambiguous instructions are particularly important for. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा सर्वे होता है, ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें रिसर्चर डिटेल में, और अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, ताकि जो रिस्पोंडेंट्स है वो इजीली उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स कर सके
ऐसा कौन सा मेथड होता है? सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेड पर्सनल इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूअर है मतलब मान लो रिसर्चर है, एक रिसर्चर एक एक्सपर्ट से, कोई पर्सनालिटी है, उनसे कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो पर्सनल इंटरव्यू है। तो उसमें अगर जो इंटरव्यू दे रहा है, जो रिस्पोंडेंट्स है, अगर उनको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो वो उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स है उनको असिस्ट करने के लिए इंटरव्यूअर है। सो इस केस में इतना डिटेल में और क्लियर में इंस्ट्रक्शन रिसर्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन सर्वे, एंड ऑप्शन डी, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेलीफोन सर्वे और पर्सनल इंटरव्यूज कराया जा रहा है कंप्यूटर के थ्रू। तो क्या हो रहा है, अगर आप समटाइम्स अगर आप कोई क्वेश्चन फिल करते हो तो कभी कभार आपको कंप्यूटर भी असिस्ट करता है। तो इस केस में अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आपको कंप्यूटर भी असिस्ट करता है। तो यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं होती है कि डिटेल और क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए रिस्पोंडेंट्स को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अब बच गया आपका ऑप्शन सी, मेल सर्वे। मेल सर्वेज में क्या होता है, रिसर्चर डिटेल में और क्लियर रिस्पोंडेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो क्वेश्चंस को इजीली फिल कर सके। क्योंकि मेल सर्वेज में क्या होता है, ना ही यहाँ पर रिसर्चर होते हैं, ना ही यहाँ पर कोई कंप्यूटर होता है जो उनको असिस्ट कर सके, जो रिस्पोंडेंट्स को असिस्ट कर सके। क्योंकि मेल सर्वेज में उनको एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप ये फिल कर सेंड कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट्स है उनको असिस्ट करने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए मेल सर्वेज में उनको डिटेल में और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है ताकि वो इजीली उन क्वेश्चंस को फिल कर सके और बाद में रिसर्चर को वो जो क्वेश्चन है, जो उनका रिस्पॉन्स है, वो सेंड कर सके। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेल सर्वे ऐसे सर्वे होता है जिसमें रिसर्चर डिटेल में और क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि रिस्पॉन्डेंट्स उन क्वेश्चन को इजिली फिल कर सके। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल सर्वेज। नेक्स्ट, eliminating a respondent survey due to many questions being left blank is referred to as। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि डेफिनेशन किस डिलीशन की डेफिनेशन होगी। सो इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि जो रिस्पोंडेंट्स का रिस्पॉन्स होता है, अगर मान लो एक फॉर्म दिया गया है रिस्पोंडेंट्स को और उस फॉर्म में रिस्पोंडेंट ने कुछ क्वेश्चंस ब्लैंक रख दिए, कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं किए, तो इस केस में क्या होता है, उनका जो पूरा फॉर्म होता है, पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर दिया जाता है, पूरे फॉर्म को डिलीट कर दिया जाता है। तो ये कौन से डिलीशन की डेफिनेशन होगी? तो ये आपकी डेफिनेशन होगी केस वाइज डिलीशन की। तो रिमेंबर, आपको डिलीशन में जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है बस वही याद रखनी है। फर्स्ट पेयर वाइज डेफिनेशन एंड सेकेंड इज केस वाइज डेफिनेशन। अब पेयर वाइज डेफिनेशन क्या होती है, मान लो आपके पास जो क्वेश्चन है x1, x2 एंड x3, आपके पास ये तीन क्वेश्चन है। ओके, तो आपने क्या करा, ये x1 का आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, आपने इसको ब्लैंक रख दिया, लेकिन आपने x2 और x3 को रिस्पॉन्स कर दिया। तो इस केस में पेयर वाइज डिलीशन में क्या होता है, रिसर्चर इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये जो x2 x3 क्वेश्चन होंगे ना आपके, उसको रिसर्चर एनालाइज करेंगे, उनको देखेंगे, उनका जो आपका रिस्पॉन्स है उनको एनालाइज करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। बट आपने जिसको ब्लैंक रख दिया, जिस क्वेश्चन को, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और जिसको फिल किया है उसको एनालाइज करेंगे, उस क्वेश्चन को, उनके आपके रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे। लेकिन केस वाइज डिलीशन में क्या होता है, अगर आपने x1 का, यहाँ पर आपने जैसे कि सेम एग्जांपल इसके भी लिए हम लेंगे, x1 का जैसे आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, आपने इसको ब्लैंक रख दिया, लेकिन x2 x3 का आपने रिस्पॉन्स किया, लेकिन इस केस में क्या कर देंगे रिसर्चर, आपका जो पूरा फॉर्म है उसको डिलीट कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। सो ये होता है आपका केस वाइज डिलीशन का डेफिनेशन। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस वाइज डिलीशन क्या होता है, अगर आपने आपके जो फॉर्म है, जो सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं करा, उसको ब्लैंक रख दिया, सो रिसर्चर पूरा का पूरा आपका फॉर्म डिलीट कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन पेयर वाइज डिलीशन क्या होता है कि आपका जो मान लो एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपने जो जो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करा है, रिसर्चर्स को एनालाइज करेंगे, ना कि पूरे फॉर्म को डिलीट कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन केस वाइज में क्या होता है, रिसर्चर अगर आपने एक भी क्वेश्चन को, अपने जो भी क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स नहीं करा है, ब्लैंक रख दिया, तो रिसर्चर पूरे के पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सो ये आपकी हो जाएगी केस वाइज डिलीशन की डेफिनेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सैंपल ग्रुप। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रिमेंबर, इस क्वेश्चन के लिए आपको बस दो ही ऑप्शंस पर फोकस करना है, एक है आपका जर्नल पॉपुलेशन, एक है आपका टारगेट पॉपुलेशन। अब रह गई बात आपकी ऑप्शन बी और सी की। ऑप्शन बी आपका है कंट्रोल ग्रुप एंड ऑप्शन सी इज स्टडी ग्रुप। स्टडी ग्रुप क्या होता है? जिसमें आप एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें स्टडी की जाती है। तो सैंपल ग्रुप, स्टडी ग्रुप आपके सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके दो ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका कंट्रोल ग्रुप एंड सेकेंड होता है आपका ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट ग्रुप। अब ट्रीटमेंट ग्रुप क्या होता है? जिसमें मान लीजिए आप किसी डिसीज के अगेंस्ट ड्रग डेवलप कर रहे हो। सो ट्रीटमेंट ग्रुप में आप एक्चुअल ड्रग दोगे, आपके जो सैंपल्स हैं उनको एक्चुअल ड्रग दोगे। और कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनको आप ड्रग नहीं दोगे, बल्कि आप कोई प्लेसिबो दोगे या फिर कोई जेम्स की गोली दोगे, लेकिन एक्चुअल ड्रग नहीं दोगे। आप उस ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहते हो। ओके, सो कंट्रोल ग्रुप भी आपकी सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई आपकी ऑप्शन ए एंड डी की बात। ओके, ऑप्शन ए आपको गिवन है जनरल पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी इज टारगेट पॉपुलेशन। सो रिमेंबर, जनरल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी कि आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो जनरल हो जाएगी। आप मान लीजिए यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, पूरी जनरल पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है पूरी ले ली हमने, तो ये जनरल पॉपुलेशन हो जाती है। अब टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है? टारगेट पॉपुलेशन मतलब मान लीजिए मुझे एक स्टडी करनी है स्मोकर्स पर। ओके, मुझे एक स्टडी करनी है स्मोकर्स पर। सो मैं अपने पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करूंगी जो स्मोकिंग करता हो। सो मैंने क्या कर लिया, अपने पॉपुलेशन में से ये पर्सन को, इस पर्सन को, इस पर्सन को, इस पर्सन को, और भी एक दो पर्सन हो गया जो स्मोकिंग करते होंगे। ठीक है, मैंने ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं, जो मैंने रेड से यहाँ पर मार्क करी हो, ऐसे पर्सन है जो स्मोकिंग कर रहे हैं। सो मैं अपने स्टडी में ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करूंगी, अपने पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करूंगी जो स्मोकिंग करते हैं। सो मैंने पॉपुलेशन में से जिन जिन को मार्क करा है वो मेरी हो जाएंगे टारगेट पॉपुलेशन। ओके, ये सारे मेरे पर्सन क्या हो जाएगा? टारगेट पॉपुलेशन, ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं। जनरल पॉपुलेशन क्या हो जाएंगे? जिसमें दोनों भी मेंबर्स आ जाएंगे, जो स्मोकिंग करते हैं और जो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं। लेकिन मेरी स्टडी का पार्ट क्या होंगी? मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या होंगी? स्मोकर्स, ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इन्हीं लोगों को लूंगी जो मेरा एक सैंपल बन जाएंगे, ये सैंपल ग्रुप हो जाएगा। सो रिमेंबर, आपका जो सैंपल ग्रुप है, जो आपकी सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वो करता है आपका टारगेट पॉपुलेशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टारगेट पॉपुलेशन, नॉट जर्नल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन तो आप सबको कहोगे, टारगेट पॉपुलेशन जो आपके स्टडी का एम है उसको आप कहोगे टारगेट पॉपुलेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the restrictions that a researcher places on the study before gathering the data are called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे restrictions जो रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में प्लेस करते हैं डेटा को गैदर करने से पहले। सो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिलिमिटेशंस। डिलिमिटेशंस क्या होते हैं? वो फैक्टर होते हैं जिनको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन में जैसे फॉर एग्जांपल कैसा होगा डिलिमिटेशंस? मतलब कि रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा उस पर जब भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं, सो रिसर्चर के कंट्रोल में कोई कोई थिंग्स होती है, जैसे कितना सैंपल सेलेक्ट करना है, कहाँ से सैंपल लेना है, कितना डेटा कितना, कहाँ से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, कौन से मेथड से मैं सैंपल्स को सेलेक्ट करूंगा, कितना सैंपल होना चाहिए। सो ये सारा रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। सो रिस्ट्रिक्शंस मतलब यही होता है कि जिनको रिसर्च अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सो ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करते हैं, सो उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिलिमिटेशन। देन अब रह गई बात आपकी ऑप्शन डी, लिमिटेशंस की। सो डिलिमिटेशंस और लिमिटेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है। लिमिटेशंस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जिनको रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे टाइम, अब मान लीजिए कोई रिसर्च लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। सो टाइम को रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते अपने रिसर्च स्टडी में किसी भी डेटा को गैदर करने से पहले। देन और क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट
इक्विपमेंट, मतलब जो भी रिसर्चर के लैब में इक्विपमेंट होंगे रिसर्चर को उसको यूज करना है, रिसर्चर के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, सो रिसर्चर इस चीज को भी आपके रिसर्च में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो डिलिमिटेशंस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, और लिमिटेशन का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए assumptions। assumptions क्या होता है? assumptions ऐसे थिंग्स और ऐसे चीजों को कहते हैं जिनको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ये पूछ नहीं रहा है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तो आप सभी को पता होगा, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ मैथ्स होती है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे आप, कि आपके पास कोई डेटा होता है, आप उसका मीन निकालोगे, मीडियन, मोड, उस तरीके से आप किसी भी डेटा को एनालाइज करोगे। तो ये आपके मैथ्स का ब्रांच आता है। तो इस केस में आप कोई डेटा को गैदर उधर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स। ओके, इस क्वेश्चन को ऑप्शन बी नहीं हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता है। आपको डायरेक्टली जो भी ऑप्शन इनकरेक्ट है पहले उसको इनकरेक्ट कर देना है, और जो करेक्ट है, जैसे यहाँ पर आपके जो आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी और डी में ही कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑप्शन ए और बी का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। सो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे फैक्टर्स जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च में कंट्रोल करता है किसी भी डेटा को गैदर करने से पहले, सो उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशंस। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिलिमिटेशंस। नेक्स्ट, a sample size n is selected at random from a large population as n increases, which of the following statements is true? हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि सैंपल का साइज है जो कि n है, एक लार्ज पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। अब इस केस में हमें ये गिवन है कि आपका जो सैंपल का साइज है जो n है उसको इंक्रीज कर लिया। सो उस केस में कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल 100 पॉपुलेशन है। 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल है, जो कि n है। आपके सैंपल की साइज इस केस में क्या है? n है। तो आपने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आप सैंपल का साइज इंक्रीज कर रहे हो तो आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा हम देखते हैं। अगर आप सैंपल का साइज अगर इंक्रीज करते हो तो आपकी पॉपुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए आपको क्या गिवन है? द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन डिक्रीजेस। आप कितना भी सैंपल लो आपकी पॉपुलेशन को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। आप क्योंकि सैंपल पर आप रिसर्च करते हो, आप सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हो, ना कि पूरी पॉपुलेशन पर। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीजेस। अगेन जैसे मैंने कहा आपको, क्योंकि हम सैंपल पर रिसर्च सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हैं, पॉपुलेशन पर नहीं। सो पॉपुलेशन का यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात आपके ऑप्शन बी और सी की। तो ऑप्शन बी और सी बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ऑप्शन बी आपको बता रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन इज डिक्रीजेस, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल मीन रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पर बता रहा है कि अगर जितना ज्यादा आप पॉपुलेशन लोगे उतना ज्यादा आपका जो सैंपल का मीन है वो डिक्रीज होगा। मतलब जैसे अगर आपने ज्यादा पॉपुलेशन ले लिया, सॉरी ज्यादा सैंपल लिया पॉपुलेशन में से, और आपका जो रिजल्ट आ रहा है सेम पॉपुलेशन की तरह आएगा, मतलब आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा आपका डेटा, मतलब यहाँ पर एरर बहुत कम आएगा आपको, क्योंकि आपका जो सैंपल का साइज है बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा आपका एरर होगा, सॉरी उतना कम आपका एरर होगा। और उतना कम एरर होता है तो आपका मीन का डिफरेंस भी, आपका जो मीन का डिफरेंस होगा, मतलब पॉपुलेशन का जो मीन होगा और जो सैंपल का मीन होगा, इनमें बहुत कम डिफरेंस होगा, ज्यादा एरर नहीं होंगे। इसलिए आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल का जो मीन होगा आपका वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल मीन डिक्रीज। ओके, क्योंकि अनचेंज नहीं होगा, क्योंकि हम सैंपल पर स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली अगर सैंपल पर आप स्टडी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस तो दिखेगा है ना। अगर आप सैंपल पर स्टडी कर रहे हो तो आपको सैंपल पर चेंजेस कैसे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, increasing the sample size has the following effect upon the sampling error। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके जो सैंपल का साइज है उसको इंक्रीज कर रहे हो तो आपके सैम्पलिंग एरर पर कैसा इफेक्ट होगा।
कि आपका सैम्पलिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा या फिर आपका सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो जाएगा या फिर आपके सैम्पलिंग एरर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे मान लीजिए मैं एक स्टडी कर रही हूँ, मेरी एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में मेरे टोटल 100 मेंबर्स है। उन 100 मेंबर्स में से मैंने जो सैंपल सिलेक्ट कर लिया है, सैंपल में मैंने 95 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस केस में मेरा जो सैम्पलिंग एरर हो जाएगा, सैम्पलिंग एरर क्या होता है आपका, अपनी कितनी पॉपुलेशन लिया है माइनस सैंपल्स। तो पॉपुलेशन मेरी यहाँ पर है 100 एंड सैंपल्स मैंने लिया है 95। तो इस केस में मेरा जो सैम्पलिंग एरर हो जाएगा, सैम्पलिंग एरर हो जाएगा इस केस में मेरा 5। मतलब मैं जितना ज्यादा मेरा सैंपल का साइज इंक्रीज करते जाऊंगी उतना कम मुझे सैम्पलिंग एरर मिलेगा। अभी 100 में से मैं अगर मेरा सैंपल का साइज इंक्रीज कर दूं, मैं 95 लिया है मैंने, अगर मैं 99 लेती तो यहाँ पर इस केस में मेरा सैम्पलिंग एरर सिर्फ 1 ही होता। मतलब मैं जितना ज्यादा मेरा सैम्पलिंग एरर ज्यादा लेते जाऊंगी, सैम्पलिंग साइज में जितना ज्यादा लेते जाऊंगी उतना कम मेरा सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। सो इससे आपको एक और रिलेशन याद रखना है कि आपका जो सैम्पलिंग एरर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपल साइज। मतलब अगर आप जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लोगे उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर होगा, जितना कम आपका सैंपल साइज रहेगा उतना ज्यादा आपका सैम्पलिंग एरर होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर आप आपका सैंपल का साइज इंक्रीज करते हो तो आपका सैम्पलिंग एरर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इट रिड्यूसेस द सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक का उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे। स्टैटिस्टिक क्या होता है कि आपके जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, सैंपल से मिलने वाली वैल्यूज को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसको हम क्या कहते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपकी एक पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर्स है, समझ लो हंड्रेड्स में आपके पॉपुलेशन में मेंबर्स है। अब इस पॉपुलेशन में से मैंने क्या कर लिया, सैंपल अपने सेलेक्ट कर लिया। मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जिसमें 10 पीपल है, 10 मेंबर्स है और इनका मैंने वेट मेजर किया। सो इन 10% का एवरेज वेट आ रहा है x1 बार। उसी तरीके से फिर से मैंने एक और सैंपल सेलेक्ट कर लिया 10 लोगों का, इसका मुझे एवरेज वेट मिल रहा है x2 बार। उसी तरीके से एक और सैंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे इन 10 लोगों का एवरेज वेट मिल रहा है x3 बार। सो ऐसे मैंने 10 लोगों का 3 ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और उनका मैंने एवरेज वेट निकाल लिया। अब ये जो वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं, ये x1, x2, x3 जो मुझे वेट मिल रहा है मेरे सैंपल का, इसे हम कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, मतलब सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब ये जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं क्या करूंगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को मैं ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगी, जैसे ये x1 बार, x2 बार एंड x3 बार। सो मुझे जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं, और इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी सैंपल के जो स्टैटिस्टिक मिल रहा है आपको, स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सैंपल के जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, और उसी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, इस तरीके से स्प्रेड करते हो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, जैसे आपकी जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें ये मतलब आपके मीन से कितना आपका जो वैल्यूज है वो स्प्रेड है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी स्टैंडर्ड डिविएशन को, और जो आपकी वैल्यूज मीन से कितनी ज्यादा दूर है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो ये स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन नहीं होगी, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन पैरामीटर
और सैंपल स्टैटिस्टिक का डिफरेंस को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। ये भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? पॉपुलेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वैल्यूज मिल रही है, उससे हम कहते हैं पैरामीटर। सो यहाँ पर इसकी भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, research in which a researcher makes changes in an independent variable and studied their effect on dependent variable under control condition is called as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है और उसका इफेक्ट दिखता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर अंडर कंट्रोल कंडीशन। तो उस रिसर्च को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर कर उसका इफेक्ट देता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। जैसे मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्मोकिंग, आप कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, आप ये देखोगे स्मोकिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है लंग्स पर। सो यहाँ पर आप स्मोकिंग कोई पर्सन ज्यादा करता है, कोई पर्सन स्मोकिंग कम करता है, तो ज्यादा स्मोकिंग करने से लंग्स पर कैसा अफेक्ट होता है और कम स्मोकिंग करने से लंग पर कैसा अफेक्ट होता है। सो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं उसका इफेक्ट देखने के लिए, लंग्स पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, स्मोकिंग कम ज्यादा करने पर लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है, आप ये स्टडी कर रहे हो अंडर सम कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन ऐसे वेरिएबल्स जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, उनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करते हैं। सो इस केस में इस स्टडी में कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं आपके, जैसे एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है। सो इन सारे चीजों को आप क्या करोगे, रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करते हैं और रिसर्चर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्मोकिंग होता है, इस केस में हमारी स्टडी में हमने स्मोकिंग लिया है, स्मोकिंग का इफेक्ट देखेंगे लंग्स पर के स्मोकिंग का इफेक्ट हम कम ज्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग की क्वांटिटी हम कम ज्यादा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा अफेक्ट हो रहा है। सो ये स्टडी करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो, इसमें आपके पास लैक ऑफ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा होते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। सो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली जो इवेंट अकर हो जाते हैं, अकर होने के बाद उसको एनालाइज करने के लिए हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर उसका इफेक्ट नहीं देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। देन ऑप्शन सी इथनोग्राफिकल रिसर्च। इथनोग्राफिकल रिसर्च, इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे इंडियन कल्चर्स, वेस्टर्न कल्चर, तो सारे कल्चर्स के बारे में आप स्टडी करते हो। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, जिसमें आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, उसी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, उस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर कर देखते हो कि वो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सही या फिर नहीं, उसको प्रैक्टिकल करके उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते रहते हो आप। सो एनालिटिकल रिसर्च ज्यादा करके आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एनालिटिकल रिसर्च में भी आप कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर उसका इफेक्ट नहीं देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है और उसका इफेक्ट देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है अंडर सम कंट्रोल कंडीशन। सो ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।